नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। आज की ताज़ा खबरें। नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया के शेयरों से संबंधित पूछताछ को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को नोटिस दिए जाने से नाराज देश भर के कांग्रेसी दिल्ली में जमे हुए हैं। कांग्रेसियों का आरोप है कि जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारे पर नाच रही हैं। इधर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यदि कोई अनियमितता नहीं है तो डर कैसा। उन्होंने यह भी कहा कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ से नाराज देश भर के कांग्रेसी दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहां चल रहे सत्याग्रह में शामिल होने वाले कांग्रेसी नेताओं की लंबी फहरिस्त है। सभी सत्याग्रह के मंच से केंद्र सरकार की खिलाफत कर रहे हैं। सभी कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि जांच एजेंसियों को मोदी सरकार अपने इशारे पर नचा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्याग्रह के मंच से कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी से खतरा है तो वह है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। आखिर असंवैधानिक तरीके से राहुल जी को क्यों बुलाया गया? उनको केवल खतरा, भारतीय जनता पार्टी को केवल यदि खतरा है तो कांग्रेस पार्टी से है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से है। क्योंकि राहुल गांधी जी हैं जो किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, राहुल गांधी जी हैं जो नौजवानों की लड़ाई लड़ते हैं, राहुल गांधी जी हैं दलितों की लड़ाई लड़ते हैं। और जब जब सरकार गलती करती है उसके पहले चेतावनी देते हैं कि आप गलत करने जा रहे हो। भूमि अधिग्रहण बिल वापस ले रहे थे तब भी राहुल जी ने चेतावनी दी थी। राहुल जी ने तब भी चेतावनी दी थी जब आप नोटबंदी कर रहे थे। राहुल जी तब भी चेतावनी दी जब GST आप लागू कर रहे थे। राहुल गांधी जी तब भी चेतावनी दिए जब वैश्विक महामारी आ रहा था। राहुल गांधी जी तब भी चेतावनी दिए थे जब आप लॉकडाउन लगाए। और राहुल गांधी जी तब भी चेतावनी दिए जब अभी जवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है। अगर कोई अनियमितता नहीं है तो फिर डर कैसा। मूल विषय यही है कि ईडी पूछताछ कर रहा है, इनको तकलीफ हो रही है। राहुल गांधी या सोनिया गांधी को ईडी पूछता है तो ये तो स्पष्ट रूप से मामला सामने आ चुका है और न्यायालय में भी ये मामला जा चुकी है। तो नेशनल हेराल्ड को लेकर जो इनको नोटिस दिया गया है और जिस प्रकार के पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय जो AGL बना था, जो नेशनल हेराल्ड को रन करता था, उसके शेयर में और जिस प्रकार की वो कंपनी बनी थी, बाद में जो परिवर्तन लाया गया है और जिस प्रकार 90 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी ने दिया, फिर यंग इंडिया का बनाए और ये शेयर AGL से ट्रांसफ़र होके यंग इंडिया में आना, 90 करोड़ रुपया जो कांग्रेस को दिया था वो पूरे के पूरे माफ़ कर दिया गया। उसके वैल्यू 50 लाख कर दिया गया और ये 50 लाख राशि यंग इंडिया में ट्रांसफ़र होके ये पूरा का पूरा नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ की संपत्ति अब सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी, क्योंकि जीवित 2 ही सदस्य बच गए हैं यंग इंडिया के, जो एक राहुल गांधी हैं और सोनिया गांधी हैं। मोतीलाल वोरा जी और फर्नांडिस, इनके जो 12% के शेयर थे वो तो रहे नहीं। अब यदि इन सारे मामलों में ईडी को पूछताछ करना है तो किससे पूछताछ करेगा? राहुल गांधी से ही पूछेगा कि ये सारी प्रक्रिया में अनियमितता हुई है, उसके लिए जवाबदार कौन है। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी से हटकर ये यंग इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर ट्रांसफ़र करना, वो भी 2000 करोड़ का 50 लाख रुपया में, ये सारी तकनीकी जो कमियां हैं उसके लिए पूछ रहे हैं। अब उसको कोई कानून से ऊपर तो नहीं है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कानून सबके लिए बराबर है। और यदि अनियमितता नहीं हुई तो डरना नहीं चाहिए, अनियमितता है तो सजा कार्रवाई होगी। देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का नाम आगे बढ़ाया है, तो वहीं भाजपा के नेतृत्व वाली NDA ने आदिवासी महिला
पूर्व राज्यपाल झारखंड द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने उम्मीदवारों को सर्वश्रेष्ठ बताया है। आदरणीय श्री यशवंत सिन्हा जी को जो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार चयन किया है, अगर उनकी शख्सियत पर हम चर्चा करें तो यशवंत सिन्हा जी वो शख्सियत है जो ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं और उनका ईमानदार होना ही भारतीय जनता पार्टी से इनको बाहर जाने के लिए मजबूर किया है। जिस प्रकार से इनके बारे में सुना जाता है, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं, देशभक्त व्यक्ति हैं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का मूल एजेंडा भ्रष्टाचार करना है, वहाँ ये फिट नहीं बैठे, इसलिए इनके विचार वहाँ मेल नहीं खाए तो उसे छोड़ के तृणमूल कांग्रेस की ओर गए और इनके पास एक लंबा अनुभव है राजनीति का। ये IFS रहे हैं, उसके बाद देखेंगे आप ये राजदूत भी रहे हैं, कई बार विदेश मंत्री भी रहे हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं और लगातार जो है जनता के हितों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और वित्त मंत्री भी इनके द्वारा जिम्मेदारी वहन किया गया है। इनके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। एक बहुत ही ईमानदार, शिक्षित और अनुभवी व्यक्ति को UPA के गठबंधन ने राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया है और हमें पूरा विश्वास है कि देश के अगले राष्ट्रपति के तौर पर यशवंत सिन्हा जी हमको मिलेंगे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि तो भारतीय जनता पार्टी के जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की विचारधारा के मानने वाले जो लोग हैं, जो सांसद हैं, जो कहीं ना कहीं मोदी शाह के दबाव में चुप रहते हैं, मुझे पूरा विश्वास कि भाजपा के वो सांसद और विधायक भी यशवंत सिन्हा जी को अपना मत देंगे और राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार बने उनको निश्चित तौर पर उनको सफलता हासिल होगी। भारतीय जनता पार्टी नीत NDA ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। मुझे लगता है कि इससे बेहतर निर्णय नहीं हो सकता था। द्रौपदी मुर्मू जी, जिन्होंने झारखंड के राज्यपाल के रूप में भी एक बेहतर काम किया है और एक शिक्षक से राज्यपाल और राज्यपाल से राष्ट्रपति पद तक का सफ़र उनकी योग्यता का प्रतिफल ही है। एक लंबे समय तक पार्षद, विधायक, मंत्री, उड़ीसा सरकार में मंत्री और लगातार समाज में और जनप्रतिनिधियों के रूप में लगातार जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, ये उनकी तमाम योग्यताओं का ही प्रतिफल है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तराधिकारी के रूप में NDA ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए द्रौपदी मुर्मू जी को चुना है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही जो पिछड़े वर्ग या आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं, उनका नेतृत्व का विकास किस तरीके से हो, इस पर लगातार निर्णय हुआ। पिछली बार हमने देखा कि रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर राष्ट्रपति बनाना और उसके पश्चात द्रौपदी मुर्मू जी का चयन इस बात को सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी सभी वर्ग के लोगों को इस देश के मुख्य धारा में लाने का जो उनका हमेशा से वादा रहा है, उन वादों को पूरा करती है। हमें पूरा विश्वास से उम्मीद है कि राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव के बाद इस देश की कमान को बेहतर तरीके से संभालेंगे। बिलासपुर में अब लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसिक ऐप के माध्यम से वे सीधे संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकेंगे। एसिक ऐप के शुभारंभ के अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी भी मौजूद थे। बिलासपुर में अब लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एसिक ऐप के माध्यम से वे मंगलवार को बिलासपुर में एसिक ऐप के शुभारंभ अवसर पर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और IG बिलासपुर रतनलाल डांगी ने बधाइयां दी। बता दें कि इस ऐप को शहर के ही सनत राम ने डेवलप किया है। अभी इसमें सभी विभागों के अधिकारियों की जानकारी अपडेट की जा रही है। इसके साथ में चाहे वो पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो या आपके अनेक प्रकार के सड़कों के गड्ढों की समस्या हो, इन समस्याओं को लेकर के ऑफिस तक जाना और जाकर के आवेदन देना, ये टालते टालते समस्याएं बढ़ती रहती है। इस ऐप में सारे चीज़ों को शामिल किया गया है कि आप क्लिक करेंगे, उस ऑफिस तक आपके प्रॉब्लम्स पहुंच जाएंगे और उसके बाद में उन अधिकारियों के द्वारा उसका निराकरण किया जाएगा। निश्चित रूप से इसकी सार्थकता होगी। आने वाले समय में इसको लोगों के बीच में पॉपुलरिटी भी रहेगी इसके, और जब एक जगह बैठ कर के समस्याओं के निराकरण के लिए हम पहुंचा सकते हैं
तो स्वाभाविक रूप से लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग करेंगे। छत्तीसगढ़ रसोइया संघ ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन की चेतावनी दी है। संघ के सदस्यों ने राजधानी रायपुर में एक बैठक रखी और प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई। रसोइया संघ ने इतनी महंगाई में 50 रुपये के दर से कार्य कर पाने में असमर्थता जाहिर की। छत्तीसगढ़ रसोइया संघ का आरोप है कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें जल्द ही कलेक्टर रेट दिया जाएगा, लेकिन सरकार बनने के 3 साल बाद भी वादा नहीं निभाया गया। हमें वादा कर दिया गया था कि कलेक्टर रेट देंगे करके, हमारी सरकार आएगी तो कलेक्टर रेट देंगे बोले थे। आज उनकी सरकार 3 साल हो गई सर, 3 साल में आज कलेक्टर रेट हमें दिया ही नहीं जा रहा है और हमारे पास शोषण ऊपर शोषण किया जाता है। आज देखे करेला का रेट देखे तो 40 से 50 रुपया किलो है और हमें एक दिन का कर देखे तो 50 रुपया रोजी है सर। 50 रुपया में हम क्या खिलाएं और क्या पढ़ाएं बच्चे को। हम तो इतना भी हमारा दयनीय स्थिति है कि हम अपना सब्जी भी 1 किलो लेके नहीं खा सकते, इतना हमारा। आज दाल का रेट देखे तो 120 रुपया दाल का रेट है सर, और हम कैसे अपने बच्चों को भरण पोषण करें और बच्चे को कैसे शिक्षा दें। ये हमारे ऊपर इतना स्थिति डाउन है ना। और जहाँ तक सरकार बोलती है कि महिला को बढ़ाओ, महिला को आगे करो, महिला को ही आगे करके हमें धोखा दिया जाता है। और मेरी सरकार आएगी तो कभी उनकी सरकार आती तो बोलती है कि हाँ हमारी सरकार आएगी तो देंगे करके, कभी उनकी सरकार आती है तो वो देंगे बोलते हैं, मगर आज तक से हमारी महिला को कोई सुध नहीं लिया गया। और हमारे मध्याह्न भोजन में कोई विधवा है तो कभी परचट्ठाएं हैं, उसी को लेके हमारा शोषण किया जा रहा है। रसोइया संघ ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का मन बना लिया है। संघ के सदस्यों ने रायपुर में एक बैठक करके अपनी आगामी रणनीति बनाई। बता दें कि संघ के सदस्यों ने बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए अपने मानदेय को कम बताया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की पुनर्वास नीति और पूना नरकोम योजना से प्रभावित होकर मिलिशिया के एक सदस्य ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। सुकमा जिले के किस्टारम थाने में पहुंचे मिलिशिया के इस सदस्य का नाम कोमरम राजेश है। बस्तर क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही पुनर्वास नीति और पूना नरकोम योजना से प्रभावित होकर नक्सली संगठन के मिलिशिया सदस्य ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। जानकारी के अनुसार यह मिलिशिया सदस्य सुकमा जिले के किस्टाराम थाना क्षेत्र का निवासी है। उसने आत्मसमर्पण कर कहा कि उसे भी मुख्यधारा से जुड़ना है। मिलिशिया के इस सदस्य का नाम कोमरम राजेश है। जनपद पंचायत मरवाही के गांव गुम्मा टोला में 4 साल बाद भी प्रधानमंत्री आवास योजना के 20 मकान बनकर तैयार नहीं हो पाए हैं। प्रधानमंत्री आवास के संयोजक की उदासीनता के चलते आदिवासियों को उन्हीं आधे अधूरे मकानों में गुजारा करना पड़ रहा है। जनपद पंचायत मरवाही का गांव गुम्मा टोला, जहां 4 सालों बाद भी प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है, जिसका कारण आवास योजना के संयोजक की उदासीनता को बताया जा रहा है। संयोजक की लापरवाही और अनदेखी के कारण 4 सालों बाद भी आदिवासियों को आधे अधूरे मकानों में गुजर बसर करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के संयोजक का कहना है कि योजना की राशि हितग्राहियों को किस्त के रूप में मिलती है और सक्षम न होने के चलते मकान पूरे बन नहीं पाते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुम्मा टोला जो पंचायत है वहाँ पे पहले भी हमें किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई, जिस पे हम लोगों ने काम किया है और अभी लगभग 70 से 80% हम लोगों ने वहाँ पे प्रगति की है। और जो भी शेष रह चुके थे, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास की जो राशि है वो किस्तवार आती है, तो कई जगह ऐसा होता है कि राशि अंतिम किस्त की राशि प्राप्त नहीं हुई, जिसके कारण से भी आवास अधूरे है। तो हो सकता है वो ऐसे आवास हों जिसके कारण से वो कार्य अधूरा हो। बहरहाल आधे अधूरे मकानों में रहने का दंश झेल रहे इन आदिवासियों का क्या कसूर, जो इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन भरा, जो कि आज तक पूर्ण रूप से तैयार होकर उन्हें मिल नहीं पाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अमलेश्वर नगर पंचायत में शशि नारायण फाउंडेशन के द्वारा योगाभ्यास का सत्र आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर योगा किया। लगभग 2 घंटे चले इस योगा के सत्र के बाद मेडिटेशन भी कराया गया। योगाभ्यास में शामिल हुए लोगों ने अपने अनुभवों को बताया भी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शशि नारायण फाउंडेशन द्वारा अमलेश्वर नगर पंचायत के योगाश्रम हार्टफुलनेस सेंटर में योगाभ्यास का सत्र आयोजित किया गया, जिसमें योग गुरु नारायण शर्मा ने उपस्थित लोगों को योगाभ्यास कराया। इस दौरान योगा के ढेर सारे आसनों को लोगों ने किया। योग सत्र की समाप्ति के बाद मेडिटेशन का सत्र भी रखा गया था। इस योग सत्र और मेडिटेशन के बाद
वहां आए लोगों ने अपने अनुभवों को साझा किया। बता दें कि शशि नारायण फाउंडेशन द्वारा रोजाना सुबह 6 बजे से 8 बजे तक हार्टफुलनेस सेंटर में योगा का सत्र आयोजित किया जाता है। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आज के भाग दौड़ भरे ज़िंदगी में कम से कम सवेरे एक घंटा समय निकालकर आप सभी योग करें और स्वस्थ शरीर होने से मन भी अच्छा रहता है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका मन भी अच्छा रहेगा और आपका दिनचर्या भी अच्छा रहेगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा। राजधानी रायपुर से लगे मुजगहन थाना क्षेत्र के दुशेरा गांव के तालाब में एक अधेड़ की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर अपनी जांच शुरू कर दी है। पुलिस को आशंका है कि यह हत्या भी हो सकती है। राजधानी से लगे मुजगहन थाना क्षेत्र के गांव धुसेरा के तालाब में एक अधेड़ की लाश मिली। पुलिस ने सूचना पर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने यह भी आशंका जताई है कि हो सकता है कि यह हत्या हो। मुजगहन थाना क्षेत्र के धुसेरा गांव में तालाब में एक युवक की 40-45 साल लगभग उम्र है। उसका शव मिला है और शव देखने से कुछ 1-2 दिन पुराना शव लग रहा है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक की टीम और थाने की टीम पहुंच गई है। शव का निरीक्षण किया जा रहा है। शव की पहचान अभी नहीं हुई है। वो हाथ में गोदना से सोहन लाल लिखा होना प्रतीत हो रहा है। अभी शव की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।